हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, पहले हमें वो समझना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसा कि आपने देखा होगा कि राशन की दुकानों वाला जो सिस्टम है, जहां से हमें सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलता है, गेहूं या चावल 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, चीनी मिलती है सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो ये राशन की दुकानों वाला सिस्टम, और फिर गवर्नमेंट ये राशन की दुकानों में राशन आ कहां से रहा है, तो गवर्नमेंट परचेज कर रही है किसानों से। तो ये जो पूरा सिस्टम है कि फार्मर से फूड ग्रेन्स वगैरह परचेज करना, फिर राशन की दुकानों के थ्रू पब्लिक तक पहुंचना, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाम से ही आइडिया हो रहा है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, वो फार्मर्स से फूड ग्रेन्स परचेज करता है, चाहे वो गेहूं की बात हो या चावल की बात हो, शुगरकेन की बात हो। अराउंड 22 प्लस क्रॉप्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एमएसपी डिक्लेयर करती है। फिर एफसीआई फूड ग्रेन्स वगैरह 22 क्रॉप्स वो के जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह है या शुगरकेन वगैरह वो परचेज करता है फार्मर से। एफसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोक्योरमेंट की प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना फार्मर से, फिर स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफसीआई की, और फिर बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू स्टेट गवर्नमेंट। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलग अलग स्टेट्स को उनके हिस्से का फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है, चाहे वो यूपी हो, पॉपुलेशन के हिसाब से बीपीएल फैमिलीज कितनी है, उत्तराखंड को उत्तराखंड के हिसाब से, राजस्थान को राजस्थान की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से बीपीएल फैमिलीज कितनी है, कितने कार्ड होल्डर्स हैं, उसके हिसाब से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड ग्रेन्स एलोकेट करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर आती है? स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑपरेशनल लेवल पे। स्टेट गवर्नमेंट का काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना। बेनिफिशियरी का मतलब यहां पर है जैसे बीपीएल फैमिलीज हैं या अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, एपीएल फैमिलीज, राशन कार्ड उनका बनाना। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना, राशन कार्ड वगैरह बनाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और फिर राशन की दुकानों के थ्रू लाइसेंस दिया जाता है राशन की दुकानों को, फिर उस राशन की दुकानों के थ्रू गरीबों तक या जो अबव पॉवर्टी लाइन है उन तक फूड ग्रेन्स सरकार पहुंचा रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो प्रोक्योरमेंट मतलब किसानों से फूड ग्रेन्स वगैरह खरीदना, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना फूड ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह, स्टोरेज की, ठीक है, और एलोकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है थ्रू एफसीआई। उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट को फूड ग्रेन्स मिल जाता है, उसके बाद लोगों तक पहुंचाना वो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, तो उसको थोड़ा एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। हमारे पास ये फार्मर्स हैं, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो सेंटर के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो राशन की दुकानों के थ्रू फूड ग्रेन्स एफसीआई तक पहुंच रहे हैं, और एफसीआई उन्हें क्या दे रहा है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और प्रोक्योरमेंट प्राइस भी बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, फिर अभी दोबारा से एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस में वापस आएंगे। एफसीआई से ये जो हमारा फूड ग्रेन है, ये स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचता है। स्टेट गवर्नमेंट उन्हें देते हैं इश्यू प्राइस, सब्सिडाइज रेट होते हैं। मान लिया कि एमएसपी, अगर मैं बोलूं कि गेहूं का 1800 रुपीज क्विंटल है, तो अगर यहां पर ये 1800 रुपीज क्विंटल में किसानों से खरीद रहे हैं, तो
यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को इशू प्राइस डिफरेंट होता है 500 रुपीज, मतलब सब्सिडाइज रेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट महंगा खरीद रही है और सब्सिडी ऐड करके स्टेट को थोड़ा सस्ता दे रही है फूड ग्रेन, ठीक है। एक एग्जांपल लिया, जैसे 1800 में गेहूं खरीदा और 500 में स्टेट गवर्नमेंट को इशू प्राइस पे सप्लाई कर इशू प्राइस, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू फेयर प्राइस शॉप, जिसे हम राशन शॉप बोलते हैं, राशन की दुकान, राशन शॉप, ठीक है, यहां तक फूड ग्रेन पहुंचता है, ठीक है। यहां इसके बाद से एलोकेशन के बाद से स्टेट गवर्नमेंट की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज, एपीएल फैमिलीज, फिर उसके हिसाब से ही फैमिली मेंबर्स के हिसाब से ही फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप के थ्रू पब्लिक तक फूड ग्रेन पहुंचता है सब्सिडाइज रेट पे, पब्लिक तक, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब ये समझ लेते हैं कि एमएसपी या प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है। देखिए, एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इस समय अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर कर रही है, 23 क्रॉप्स के लिए, 22 प्लस, नॉर्मली 22 प्लस क्रॉप्स रहती हैं, तो 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर कर रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से दो चीजें इंश्योर होती हैं। एक तो बम्पर प्रोडक्शन की वजह से, जब भी बम्पर प्रोडक्शन होगा तो प्राइस फॉल हो जाते हैं, तो जब बम्पर प्रोडक्शन होता है, प्राइस फॉल होते हैं, तो किसानों को लॉस हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्शन का वो प्राइस नहीं मिल पा रहा है जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था। बम्पर प्रोडक्शन की वजह से किसानों को फायदा होना चाहिए, लेकिन जो चीज उनका 1700 रुपीज पर क्विंटल बिक रहा था पहले, बम्पर प्रोडक्शन की वजह से वही 1200 रुपीज पर क्विंटल बिकने लगेगा, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है, तो प्राइस गिर जाते हैं, ठीक है। तो एक तो बम्पर प्रोडक्शन की वजह से किसानों को लॉस हो सकता है, तो सरकार क्या करती है कि एक एमएसपी डिक्लेयर कर देती है कि भैया हम आपसे, जैसे मार्केट में 1700 1800 चल रहा है रुपीस पर क्विंटल, तो हम आपको मिनिमम इतना प्राइस तो देंगे। तो सोइंग सीजन से पहले, बिफोर सोइंग सीजन, एमएसपी डिक्लेयर किया करती है सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर सोइंग सीजन, पहले ही एडवांस में, मतलब 3-4 महीने पहले ही, क्रॉप के मार्केट में आने से 3-4 महीने पहले ही सरकार एमएसपी डिक्लेयर कर लेती है, ताकि किसानों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अकॉर्डिंगली करें, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी क्रॉप का कितना पैसा उन्हें मिलने वाला है मार्केट से। हो सकता है मार्केट के प्राइसेस फॉल हो जाए बम्पर प्रोडक्शन की वजह से, लेकिन सरकार ने एक मिनिमम प्राइस सेट किया हुआ है कि कम से कम आपको इतना पैसा तो देंगे, ठीक है। तो एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसान को हो जाती है, ठीक है। तो एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है किसानों को एमएसपी की वजह से, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इन केस मार्केट में फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाए तो महंगाई भी आ सकती है फूड ग्रेन्स की। अब फूड ग्रेन्स की महंगाई आ सकती है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फूड ग्रेन परचेज करके कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो एमएसपी डिक्लेयर करने से दूसरा फायदा ये होता है कि सरकार किसानों को तो अच्छा पैसा दे देती है कि भाई मिनिमम इतना प्राइस देंगे, फिर खरीदने के बाद सब्सिडी अप्लाई करके लोगों तक सस्ता गेहूं चावल पहुंच रहा है। जैसे राशन की दुकानों के थ्रू 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो गेहूं चावल पहुंच रहा है, तो ये सब्सिडाइज्ड रेट पे राशन की दुकानों के थ्रू जो गेहूं चावल पहुंच रहा है, उससे इन्फ्लेशन एक तरीके से कंट्रोल हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो ये दो बेनिफिट सरकार को, पब्लिक को इसमें होते हैं। एक तो किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है, एक श्योरिटी हो जाती है, कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा बम्पर प्रोडक्शन के केस में भी, ठीक है। दूसरा, मार्केट में फूड ग्रेन के प्रोडक्शन इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार फूड ग्रेन्स खरीद के सब्सिडाइज रेट पे लोगों तक गेहूं चावल, जैसे 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो रेट पे गेहूं चावल लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो ये दो बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। और एमएसपी डिक्लेयर करने की वाली जो एजेंसी है, जो कैलकुलेशन करती है एमएसपी की, वो कैलकुलेशन करने वाली एजेंसी है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी, कमीशन
फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये एमएसपी डिक्लेयर करती है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये पूरी कैलकुलेशन करती है कितना एमएसपी होना चाहिए, किसान की लागत क्या है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये तो था एमएसपी जो कि सीएससीपी डिक्लेयर करती है, लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस कैसे डिफरेंट होता है एमएसपी से। देखिए जैसे अगर हम बोले खरीफ की क्रॉप की बात करें, खरीफ की फसल मान लिया कि जुलाई से अक्टूबर, जुलाई सोइंग सीजन है, जून जुलाई, और अक्टूबर में वो फसल मार्केट में आ गई है, तो सरकार एमएसपी डिक्लेयर कर देगी यहीं पर। मान लिया एमएसपी डिक्लेयर करा किसी चीज का, चावल का 1700 रुपीज पर क्विंटल, ठीक है, चावल का 1700 रुपीज पर क्विंटल अनाउंस करा। अक्टूबर में जब चावल मार्केट में आया तो हो सकता है बम्पर प्रोडक्शन की वजह से मार्केट में चावल के रेट चल रहे हैं 1300 रुपीज पर क्विंटल, लेकिन सरकार ने क्योंकि प्रॉमिस किया है कि हम आपसे 1700 रुपीज पर क्विंटल में खरीदेंगे, तो सरकार किसानों से 1700 पर क्विंटल में खरीद रही है फिर गेहूं, ये जो चावल है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में प्रोडक्शन कम हुआ, हो सकता है मार्केट प्राइसेस हो 1900 रुपीज पर क्विंटल मार्केट में, मार्केट रेट, लेकिन सरकार ने तो कम अनाउंस किया था क्योंकि जुलाई में तो पता नहीं फ्यूचर में कि चावल किस रेट पे मिलने वाला है। तो इस केस में किसान सरकार को बेचेगा ही नहीं चावल, किसान मार्केट में बेचेगा क्योंकि उसे अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी चावल चाहिए मार्केट से। तो फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोक्योरमेंट प्राइस अनाउंस करती है कि देखो एमएसपी हमने जो डिक्लेयर करा था उस समय प्राइसेस तो पता नहीं थे, लेकिन मार्केट रेट क्योंकि ज्यादा चल रहे हैं तो हम आपसे 1900 रुपीज पर क्विंटल में खरीद लेते हैं मार्केट रेट पे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस बेसिकली क्या है, जिस एक्चुअल रेट पे प्रोक्योर कर रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होगा ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन एमएसपी। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एमएसपी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें सीएससीपी की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये कैलकुलेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये अटैच्ड ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, 1965 में बना था सीएससीपी, जिसका काम है कैलकुलेशन करना। इसमें 3 मेथड होते हैं कैलकुलेशन करने के। एक तो A2 एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट एमएसपी कैलकुलेट करने के। ये एमएसपी किस हिसाब से कैलकुलेट करता है, पहले मेथड में एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट का मतलब है किसान ने जहां जहां भी पेमेंट करी है, जितनी भी पेमेंट किसी को भी करी है, चाहे वो फर्टिलाइजर खरीदने में हो, सीड खरीदने में हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, या जहां भी किसान ने पेमेंट करी है अपने इन 3-4 महीने के ड्यूरेशन में जब उसने खेती स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस हर क्रॉप के लिए एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट कैलकुलेट करता है A2, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं होती, किसान की फैमिली भी एज अ फैमिली लेबर जो है प्रोडक्शन में दे रही है, तो इसमें फैमिली लेबर इंक्लूड नहीं होता एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, क्योंकि किसान जो है अपनी फैमिली को तो कोई पेमेंट कर नहीं रहा है, तो वो एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट में होता ही नहीं। एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट मतलब किसान की जेब से कितना पैसा बाहर गया, ठीक है। तो दूसरा मेथड सीएससीपी बताता है A2 प्लस FL। FL का मतलब यहां पर क्या हो गया, A2 एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट तो हो गई प्लस फैमिली लेबर, ठीक है। दूसरा मेथड ये है। तीसरा देखो, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट कहता है सीएससीपी, वो ये कहता है कि किसान के पास अपनी जमीन है, ठीक है, वो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन वो जमीन का रेंट नहीं जोड़ रहा है,
क्योंकि अगर उसने किसी से जमीन ली होती रेंट पे, उसके ऊपर उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया होता, तो वो किसी जिसके जो ओनर है उसकी जमीन का रेंट उसे दे रहा होता। लेकिन किसान की क्योंकि अपनी खेत है, ठीक है, तो वो तो केवल खर्चा देख रहा है, वो अपनी जमीन का रेंट तो देख नहीं रहा है। तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट C2, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में फिर सब कुछ आ जाता है, A2 प्लस FL तो होगा ही, प्लस रेंट ऑफ लैंड, लैंड का रेंट भी आ जाता है, प्लस अगर किसान ने मान लिया आपने उसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, अपनी जेब से पैसा लगाया, फर्टिलाइजर सीड वगैरह खरीदने में 1 लाख तक 3 महीने में उसका खर्चा हो गया, ठीक है, या उसने जो हायर्ड लेबर है उसका भी पेमेंट करा है, ठीक है, तो अपनी जेब से लगा रहा है। लेकिन अगर वो बैंक से लोन लेता तो उसमें उस 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भी वो पे कर रहा होता, 10,000 20,000 जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये 3 मेथड है जिसके थ्रू CACP MSP कैलकुलेट करता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि MSP की जो किसान की लागत होगी उससे 50% ऊपर सरकार MSP डिक्लेयर करेगी, ठीक है। मोदी सरकार ने ये नहीं बताया कि उनका MSP कौन से वाले मेथड के ऊपर 50% है, लेकिन बस सरकार ने केवल इतना कहा है कि MSP इस समय जो कैलकुलेशन हो रहा है वो किसान की लागत का 50% ऊपर है। तो अगर हम प्रिसाइजली देखें तो वो A2 ऐसा फील होता है कि A2 का 50% है, मोदी सरकार ने क्लियर कट नहीं बताया। स्वामीनाथन कमेटी तो ये कहती है, या अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि इसके हिसाब से MSP डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि ये किसान की एक्चुअल लागत होगी। लेकिन इसके हिसाब से अगर MSP डिक्लेयर होगा तो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो सरकार का ऑब्जेक्टिव है किसानों की इनकम को भी दुगना करना और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी कंटेन करना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें हमें ये समझना है कि ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की। सेंटर का काम केवल किसानों से प्रोक्योर करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना और बल्क एलोकेशन टू स्टेट गवर्नमेंट करना। फिर उसके बाद ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की आ जाती है, आइडेंटिफाई करना बेनिफिशियरीज को, BPL फैमिलीज, APL फैमिलीज जिनके भी राशन कार्ड बनेंगे, फूड एंड सप्लाईज ऑफिस होता है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का, फिर राशन की दुकानों के थ्रू वो जो बेनिफिशियरी जिनको आइडेंटिफाई करा है उन तक राशन पहुंचाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्कस करा, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।